आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन मेडिसिन की जिनके कारण आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपको मालूम ही है, मरीज को हाथ पैर में कांटे चुभना या फिर सेंसेशंस का कम हो जाना, बहुत अधिक दर्द होना, इस प्रकार की शिकायत या बर्निंग सेंसेशंस पीठ में आ सकते हैं। इसके साथ समय के साथ में बॉडी के अंदर इम्बैलेंस की समस्या, डाइजेशन के इश्यूज या फिर कुछ कार्डियक प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्याएं अक्सर आती हैं, जिस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। अब मेडिसिन के अपार्ट कुछ बीमारियों में भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, जैसे डायबिटीज में डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब डायबिटीज के मरीज अक्सर देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की या ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं, तो ये दवाइयां भी आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को बढ़ा सकती हैं। ऐसे में डायबिटीज और साथ में मेडिसिन, ये दोनों मिलकर के आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को एग्रीवेट कर सकती हैं। या कुछ लोग डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवाइयां ले रहे होते हैं, तो वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो इन सभी दवाइयों की चर्चा करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार स्टैटिन्स आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को डायबिटीज में बढ़ा सकते हैं, स्टैटिन्स के आपके बॉडी के ऊपर और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और क्या स्टैटिन्स को हटाकर हम नेचुरल तरीके से अपने ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सामना न करना पड़े। पर ध्यान रहे, अगर आपको मालूम पड़ता है कि इन दवाइयों में से किस दवाई का आप सेवन कर रहे हैं और साथ में आपको न्यूरोपैथी आ रही है, तो आपको खुद से इन दवाइयों का सेवन बंद नहीं करना है। आपको संपर्क करना है आपके डॉक्टर से। वो उस चीज को समझेंगे, इवेल्युएट करेंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ, इस दवाई के कारण आपको न्यूरोपैथी आ रही है, तो उसका ऑल्टरनेट ग्रुप आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और फिर भी अगर आप चाहें तो मेरी टीम की या मेरी मदद ले सकते हैं। सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मैं भी आपकी मदद करूंगा। पर शुरुआत करते हैं चर्चा की ये जानने से कि वो कौन सी दवाइयां हैं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकती हैं। आजकल मरीजों के अंदर लाइफ स्टाइल के कारण एंजाइटी का होना काफी कॉमन है, और एंजाइटी की मेडिसिन जो है आपको डायबिटीज की तरफ भी लेके जाती हैं और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की तरफ भी लेकर के जाती है। तो इसमें काफी सारे मेडिसिन आते हैं, जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर अक्सर डॉक्टर वैलियम जैसी दवा या क्लोनाजापाम, एल्प्राजोल, ज़ोल्पिडेम, इस प्रकार की दवाइयां अक्सर मरीजों को लिखते हैं। इनके लंबे समय तक सेवन करने से मरीज को पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या आ सकती है। इसके अपार्ट डिप्रेशन की मेडिसिन आजकल काफी बड़ी मात्रा में यूज होती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे सोशल फैब्रिक का बहुत अधिक असर लोगों के ऊपर पड़ा है, इससे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो एंटी डिप्रेसेंट दिए जा रहे हैं, वो एक तरफ से तो आपकी न्यूरोपैथी बढ़ा रहे हैं, और न्यूरोपैथी जिन लोगों को पहले से है, उनके न्यूरोपैथी में दर्द को, जलन को कम करने के लिए यही एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं। तो एक विशियस साइकिल वहां पर शुरू हो जाती है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्यूलॉक्सिटिन, नॉरट्रिप्टेलिन, एमिट्रिप्टेलिन या सिटालोप्राम, ये अक्सर दिए जाते हैं, और इसके अपार्ट दूसरे मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसमें एमिट्रिप्टेलिन, नॉरट्रिप्टेलिन कई बार हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी के मरीज को भी देते हैं। तो ये दवाइयां भी आपकी न्यूरोपैथी बढ़ा सकती हैं, दूसरी तरफ न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए भी दी जाती हैं। तो ऐसी अगर स्थिति आपके साथ में हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। डेफिनेटली वी विल सजेस्ट यू सम अदर ऑल्टरनेट। अब इसके अपार्ट अगर मान लीजिए किसी बंदे को कैंसर की समस्या है, तो कीमोथेरेपी के अंदर भी कई प्रकार के ड्रग्स यूज होते हैं, जिसके कारण आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। हालांकि कीमोथेरेपी के कारण जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, वो भी कीमोथेरेपी के कंप्लीट होने के बाद, कुछ सप्लीमेंट लेने के बाद में इसको रिवर्स किया जा सकता है। और अक्सर न्यूरोपैथी में आपने देखा होगा कि मैं नर्वोकूल जैसे सप्लीमेंट को लेने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसके अंदर वो सभी विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, अमाइनो एसिड्स हैं, जो आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को हील करते हैं। जैसे इसमें विटामिन ए, डी, ई, के, अल्फा लिपोइक एसिड, एल कार्निटिन, इसके अपार्ट बी कॉम्प्लेक्सेस, B1 जिसमें बेनफोटेमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, B3, B6, B9, B12, कोएंजाइम Q10, करक्यूमिन,
उसके साथ में एल कार्निटिन, ये सभी चीजें और मिनरल्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम, ये आपके न्यूरोपैथी को कम करते हैं। करीब 16 से 18 वाइटल न्यूट्रिएंट्स नर्वोकूल में हैं जो आपके न्यूरोपैथी को घटाने में मदद करते हैं, चाहे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या फिर किसी और कारण से हो। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी कि कीमोथेरेपी के अंदर कई मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके कारण आपको न्यूरोपैथी आ सकती है, जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सिस्प्लेंटिन, ऑक्सेलिप्लेंटिन, थैलिडोमाइड, विनक्रिस्टिन, इस प्रकार के एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। तो जब कीमोथेरेपी खत्म हो जाती है और नर्वोकूल या दूसरे सप्लीमेंट्स लेने से आपकी इस प्रकार की न्यूरोपैथी को पूरी तरह से हील किया जा सकता है। फिर कुछ दवाइयां डॉक्टर्स देते हैं खास तौर से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें जो सबसे कॉमन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उसमें आता है एम्लोडेपिन, नेगाडेपिन, वेरिपेमिल या फेलोडेपिन एवं अन्य दूसरे, जैसा सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें, डॉक्टर डेफिनेटली इसको इवेल्युएट करेंगे और आपको इसका ऑल्टरनेट ग्रुप एस इनहिबिटर या दूसरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने की मेडिसिन देंगे और इस ग्रुप को वो बंद करेंगे। पर एट योर ओन इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि अचानक से अगर आप न्यूरोपैथी के चलते अपनी दवाइयों का सेवन बंद कर देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो एक समस्या का सॉल्यूशन तो पूरा निकलेगा नहीं, दूसरी समस्या खड़ी हो सकती है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है स्टैटिन ग्रुप। स्टैटिन ग्रुप का सेवन खास तौर से किया जाता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को घटाने के लिए, साथ में एलडीएल को घटाने के लिए, क्योंकि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल, बढ़े हुए एलडीएल के खास तौर से लेवल, ये आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स दे सकते हैं या फिर स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। इनके कारण आपके शरीर में जगह जगह पर खून की नलियों में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। तो आपके कोलेस्ट्रॉल को, एसडी-एलडीएल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसके लिए अक्सर डॉक्टर्स आपको लिखते हैं एटेरोवेस्टेटिन, रोजोवास्टेटिन, सिमवेस्टेटिन, लिवोवेस्टेटिन, इस प्रकार की दवाइयां और दूसरे मेडिकेशंस जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको लिखी जाती हैं, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को घटाया जा सके, आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को, स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सके। तो जब आप स्टैटिन्स लेते हैं ये आपके लिवर पर असर करते हैं और लिवर से कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को घटाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जब घटेगा तो आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। तो उस कोलेस्ट्रॉल की जरूरत को पूरा करने के लिए आपका लिवर बड़ी मात्रा में ब्लड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पिकअप करता है। तो आपके खून में एलडीएल की मात्रा घटती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। अब आप पूछेंगे कि भाई बॉडी को कोलेस्ट्रॉल क्यों चाहिए? तो बॉडी को कई एक्टिविटीज के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए जिसकी हम इन लेंथ चर्चा करेंगे, पर ये ध्यान रहे आपका लिवर डेली का करीब 2000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाता है और आपकी डाइट का हार्डली 20% इम्पैक्ट आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर है। तो आपका लिवर तो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा ही, भले आप दवाइयां खाएं उसके बावजूद, पर चूंकि वो डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाता तो आपके एलडीएल को पुल करके उसको रॉ मटेरियल के जैसा यूज करता है। तो आपके ब्लड के अंदर एसडी-एलडीएल की मात्रा घटती है और वो फिर साबित होता है कार्डियो प्रोटेक्टिव और साथ में स्ट्रोक्स की समस्याओं को घटाया जा सकता है। पर इसके साथ जब कोलेस्ट्रॉल घटेगा तो और भी कई इफेक्ट आएंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम Q10 आपके लिवर से कम बनता है, जिसका असर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हार्ट पर हो सकता है, आपके मांसपेशियों पर हो सकता है, जिसकी चर्चा हम स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स के अंदर करेंगे। स्टैटिन्स आपके लिवर के एंजाइम्स को बढ़ा सकते हैं, आपको लिवर कैंसर का रिस्क भी दे सकते हैं। ये चीज कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। अब जो कॉमन साइड इफेक्ट है स्टैटिन्स के, हम उनकी चर्चा करेंगे। जब स्टैटिन से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटेगी तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नर्व्स के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है उसके फॉर्मेशन के लिए, आपके ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है उसके मेंटेनेंस के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? अगर माइलिन शीथ डैमेज होगी तो मरीज को
पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। और अगर मरीज डायबिटिक साथ में है तो ये और एग्रीवेट हो जाएगा, तो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी और बढ़ जाएगी। अब न्यूरोपैथी के अपार्ट ये आपके मेमोरी के ऊपर इफेक्ट करेगी, कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर करेगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए भी चाहिए, ब्रेन के सेल्स के फॉर्मेशन उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। इसके साथ में डिमेंशिया और एल्जाइमर जैसी बीमारी भी आपको आ सकती है। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से इग्नोर करना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आप लंबे समय तक स्टैटिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेरिफेरल न्यूरोपैथी के आने का चांस 16 गुना बढ़ जाता है। एक स्टडी किया गया था डेनमार्क में लगभग 50,000 मरीजों में, और ये पाया कि जब स्टैटिन्स का सेवन लगातार मरीजों ने 1 साल तक किया तो करीब 15% मरीजों के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स अपीयर हो गए। उसी थेरेपी को एक्सटेंड किया 2 साल के लिए तो यही आंकड़ा बढ़कर के 26% तक पहुंच गया। अब ऐसी स्थिति में यदि किसी मरीज को पहले से ही न्यूरोपैथी है या पहले से उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी है और साथ में वो अपने कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन्स ले रहा है तो उसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी और अधिक एग्रीवेट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि आप स्टैटिन बंद करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि इसके मल्टीपल ऑल्टरनेट्स हैं जिनकी आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टैटिन के बिना आप अपने कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल के लेवल को, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें कि स्टैटिन्स के और क्या साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाएगा तो कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर कई सारे हार्मोन्स के सिंथेसिस में जरूरी है। जैसे अगर कोई मेल है तो टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है, उसका प्रिकर्सर है ये। वैसे ही ईस्ट्रोजन महिलाओं के अंदर जो बनता है वो भी कोलेस्ट्रॉल का उसमें भारी रोल है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो हमारे शरीर में बनते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का रोल है। यहाँ तक कि विटामिन डी के सिंथेसिस में भी इसका रोल है। तो कोलेस्ट्रॉल की कमी के कारण इन सारे हार्मोन्स में कमी आ सकती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है मेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी घटी तो एकदम से स्टैटिन्स का सेवन बंद भी ना करें और बहुत बड़ी मात्रा में लंबे समय तक ले भी ना। और अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो अपने डॉक्टर से इसका अल्टरनेट पूछें। इसके अपार्ट स्टैटिन अपने आप में डायबिटीज के होने की रिस्क बढ़ा सकते हैं। मेरे कई मरीज मेरे साथ में शेयर करते हैं कि जब से मैंने स्टैटिन्स लेना शुरू किए हैं, क्योंकि मेरा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरे ब्लड शुगर के लेवल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कई मरीज ये भी बोलते हैं कि जब मैंने लगातार स्टैटिन का सेवन किया तो पहले मैं प्री डायबिटिक था, इसके लगातार सेवन के बाद में मैंने देखा कि मैं फुल ब्लोन डायबिटिक में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपकी डायबिटीज की रिस्क को भी बढ़ाता है। अब इसके अपार्ट जो इसका सबसे सीरियस साइड इफेक्ट है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लिवर के अंदर ये कोएंजाइम Q10 कोलेस्ट्रॉल को तो बनने से रोकता ही है, पर कोएंजाइम Q10 के सिंथेसिस को भी रोक देता है। कोएंजाइम Q10 आपके मसल्स के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में आपकी मसल्स डैमेज हो सकती हैं, मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं, मस्कुलर पेन हो सकता है, मसल्स बड़ी मात्रा में डैमेज हो सकती है, जिसको रैप्डोमायोलाइसिस बोलते हैं। और कई बार ये देखा गया है पेन के साथ में इतनी थकावट होती है, इतना फटीग होता है कि आदमी एक स्टेयरकेस भी चढ़ने में तकलीफ महसूस करता है। अगर आपको भी इस प्रकार की तकलीफ महसूस होती है तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें और इसका अल्टरनेट लें। और स्टैटिन के अल्टरनेट के रूप में अगर आपको स्टैटिन सूट नहीं कर रही है, आप इस प्रकार के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, तो आप अपने लाइफ स्टाइल और डाइटरी प्रोटोकॉल में चेंज करके भी अपने ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बारे में अब हम इन लेंथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको लेना है कि आपको सफिशिएंट एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो, योगा हो। इससे आप ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और एसडी-एलडीएल को इजीली घटा सकते हैं। इसके साथ में आप अपने डाइट के अंदर चेंज करें। डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट घटाएं, प्रोसेस्ड फूड घटाएं, फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, फ्रूट्स का सेवन और होल ग्रेन का सेवन करें जिससे आपको प्रॉपर मात्रा में फाइबर मिल सके। इसके साथ में हेल्दी फैट्स लें।
हेल्दी फैट्स के साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेना बहुत जरूरी है। ये आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को भी घटाता है और इसके साथ में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बैलेंस करने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आपको फैटी फिश का सेवन करना चाहिए और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप चिया सीड या फिर फ्लैक्सीड का सेवन कर सकते हैं या फिश ऑयल के कैप्सूल्स ले सकते हैं। इससे आपको एचडीएलडीएल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में भारी मदद मिलती है। इसके अपार्ट आप अपने डाइट के अंदर जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनकी मात्रा को भी बढ़ाएं। ये आपको खास तौर से एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, सीड्स एंड नट्स इन सभी के अंदर मिलेंगे। ये आपके एचडीएल को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अपार्ट यदि आप कुछ सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक सप्लीमेंट का जिक्र जरूर करूंगा जिसका नाम है नाइसिन NF, मतलब नॉन फ्लशिंग। नाइसिन जब भी आप लेते हैं तो आपके फेस के ऊपर बॉडी के अंदर फ्लशेज आते हैं जिसके कारण मरीज को डिस्कम्फर्ट होता है। तो आप नॉन फ्लशिंग वाली मेडिसिन ले सकते हैं 1 ग्राम ट्वाइस अ डे। इसको लेने से भी एचडीएल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, पर यह पूरी तरह से प्रूवन रिजल्ट है ऐसा नहीं कह सकते। कुछ ट्रायल्स में ये पाया गया है, पर यदि आप एक्सरसाइज सफिशिएंट करते हैं तो एचडीएल को बढ़ाया जा सकता है और एलडीएल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यदि आप स्टैटिन्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ये लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस करें। इसके बावजूद आपको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, डायबिटीज रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी और मेरी टीम की मदद ले सकते हैं।